उसमें उससे कम इंटेलिजेंट को डाला जाता है। तो जो सबसे कम इंटेलिजेंट होते हैं उनको ई बैच में या ई डिवीजन में डाल देते हैं। और प्रोफेसर भी बाइफरकेट होते हैं। जो टॉप एजुकेटर होंगे वो ए डिवीजन को पढ़ाएंगे सिर्फ, वो बी, सी या डी को नहीं पढ़ाएंगे। अभी रिसेंट जो सुसाइड हुआ था वो एक 16 ईयर्स की लड़की ने नीट की एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने क्या था, जो झारखंड की रहने वाली थी, रांची की। जिस दिन पेरेंट्स ये करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोलता हूँ सुसाइड जो हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। मैं एक अलग मेथड फॉलो करता हूँ रिवीजन का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आप कभी भी बोलोगे ना, नाइट में भी बोल दोगे भाई तेरा एग्जाम 1 महीने बाद नहीं कल ही है, वो कल जाकर के पेपर देकर के आ जाएगा। तब मैंने 10th के एक बच्चे को लिया, 4 दिन उनको मैंने वो टेक्निक सिखा करके एक बुक याद करवाई, वो विद पेज नंबर याद करवाया। आपको बच्चे को पेज नंबर बोलना, वो बोलेगा उस पेज नंबर पे क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कंटेंट लिखे हुए। तब लोगों ने मेमोरी मैन कहना शुरू कर दिया। कुछ टेक्निक्स मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके काम आएगी। उस वक्त मेरी मदर ने मुझे एक ही चीज़ बोला, पैसा कमाना है तो जिंदगी में कुछ भी काम कर लेना, एजुकेशन के नाम पर पैसा मत कमाना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर बच्चा 1 महीना सिर्फ जॉब करे, उसके बाद पूरा साल पढ़ाई करे, उसको पूरी फीस भी सब निकल गई। यहाँ पर कई बार मैंने सुना गौरव सर लोग बोलते हैं ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि बड़े से बड़ा काम सिर्फ बच्चा कर सकता है, क्योंकि बड़े लोगों को मैंने हमेशा डरते हुए देखा है। स्वागत है दोस्तों गौरव ठाकुर शो के एक और एक फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे साथ है सीए डॉक्टर महेश गौड़ जी। ये एक 9 डिग्री होल्डर है और एजुकेशन फील्ड में एक बहुत बड़े नाम है। 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 15+ इयर्स का सीए टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इतने सारे डिग्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। तो सर, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच गौरव जी। सो सर, अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा अभी चर्चे में है। जैसे आपको पता होगा, कोटा में 25 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड कर लिया था, और ये बेसिकली 8 महीने के अंदर हुआ है। और हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कोटा में ऐसी खबरें आती रहती है कि डिप्रेशन से स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं, सुइसाइड कर रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? सिंस आपके पास इतनी सारी डिग्रीज, आपके पास इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपके पास शायद ये प्रॉब्लम का एक रूट से एक पर्सपेक्टिव होगा, राइट, कि कहाँ से निकलता है ये प्रॉब्लम। तो आपकी इसमें क्या कहना है इस प्रॉब्लम को लेकर? बिल्कुल गौरव जी, एक्चुअली अभी रिसेंट जो सुसाइड हुआ था वो एक 16 ईयर्स की लड़की ने नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने क्या था, जो झारखंड की रहने वाली थी, रांची की। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जो हो रहा है ना, वो एक कारण नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट सुसाइड करता है तो वो एक झटके में, एक दिन में उसके अंदर ये भावना नहीं पनपती कि मुझे सुसाइड कर लेना है, मुझे मर जाना है। ये धीरे धीरे पनपना शुरू करता है। इसके कई कारण होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई 10th की हो, 11th 12th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE हो, CA की कर रहे हो, कोई भी, अगर हमारे पीछे प्रेशर डाल दिया गया कि नहीं यार तुमको CA ही करना, या तुमको नीट ही करना, या JEE ही क्रैक करना, इंजीनियर ही बनना है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं है लाइफ में, जब ये थॉट हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, और उस टाइम पर जब बच्चा एग्ज़ाम देता है, क्लास टेस्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम्स देता है, और अगर उसके अंदर उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं तो उस वक्त उनको ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं रिजेक्ट हो गया, मैं फेल हो गया, मैं शायद लाइफ में किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो रिजेक्शन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, वो एक डरता है फैमिली प्रेशर की वजह से। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेशर फैमिली प्रेशर है। पिताजी का फ़ोन आएगा, तुझे इंजीनियर हर हाल में बनना है। शर्मा जी का लड़का CA बन चुका, तो अभी तक CA नहीं बना। वर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन चुकी, तुम अभी तक बैठी हुई हो। ये जो प्रेशर होता है ना, फैमिली प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो है ना, इस टेंशन में रहते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं घर वालों को जवाब नहीं दे पाऊंगा, दूंगा तो वो चिल्लाएंगे, डांटेंगे, ताने मारेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है टोंट। और ये सिर्फ घर वाले नहीं, सोसाइटी वाले भी मारते हैं, अड़ोस पड़ोस रिलेटिव्स वगैरह वो भी टोंट मारते हैं। और वो टोंट सहन करने से ज़्यादा इजी उनको लगता है सुसाइड कर लेना। उस टाइम पर उनको लगता है कि मर जाना, ताकि ये सारी चीज़ों से अब छुटकारा मिल जाएगा। वो चीज़ उनके अंदर पनपनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। वो 1 बार 2 बार होता है, फिर ये जब बार बार बनती जाती है तो उसके दिमाग के अंदर सुसाइड टेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है। उसका सेल्फ एस्टीम ही क्रश हो जाता है। यस, उसका सेल्फ एस्टीम क्रश हो जाता है, और वो उसका कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो चुका होता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बचती, उसको लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो कोचिंग क्लासेस हो गए ना, वो प्योर कमर्शियल हो चुके हैं।
अब वहाँ पे जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो 1000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो ग्रेडिंग सिस्टम होगी वहाँ पे, ए ग्रेड बैच, बी सी डी ई यूं करके ग्रेडिंग दे दी। जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको ए ग्रेड में डाला जाता है, ए बैच में। दूसरा जो है बी बैच या बी डिवीज़न जो होता है उसमें उससे कम इंटेलिजेंट को डाला जाता है। तो जो सबसे कम इंटेलिजेंट होते हैं उनको ई बैच में या ई डिवीज़न में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनके टेस्ट होते हैं। मान लो ए डिवीज़न में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको बी में डाल दो, बी में किसी ने अच्छा परफॉर्म किया उसको ए डिवीज़न में डाल दो। और प्रोफेसर भी बाइफरकेट होते हैं, जो टॉप एजुकेटर होंगे वो ए डिवीज़न को पढ़ाएंगे सिर्फ, वो बी सी या डी को नहीं पढ़ाएंगे, या ए और बी को ही पढ़ाएंगे, सी और डी ई को नहीं पढ़ाएंगे। जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं उनके तो रैंक निकल आएंगे, वो पास हो जाएंगे और उनके बड़े बड़े हम होर्डिंग्स लगाएंगे और उसके बेस पर अगली बार फिर क्लासेस बढ़ जाएगा। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत है कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा तो थोड़े से गाइडेंस में भी पढ़ लेगा और पास हो जाएगा। ज़रूरत उन स्टूडेंट्स को है जो ई डिवीज़न के हैं, जो डी डिवीज़न के हैं, उनको ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आपकी, उन पे फोकस करना ज़रूरी है। और बच्चों को टाइम टाइम पर यह एहसास दिलाना ज़रूरी है ज़िंदगी बहुत कीमती है और लाइफ सिर्फ जो आप डिग्री लेने के लिए आए उस डिग्री के भरोसे नहीं है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल है गौरव जी जिनके पास डिग्रियां नहीं थी या ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, बट वो अपनी फील्ड में टॉप पे थे। तो जिस दिन ये बात स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाएगी, या जो टीचर है जब हम फीस चार्ज करते हैं, मोटी मोटी फीस चार्ज करते हैं, तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम ये चीज़ उनको एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और सिर्फ ये डिग्री ही आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये तो एक ज़िंदगी का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिनको करके आप टॉप लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये टेंडेंसी आएगी। पेरेंट्स जब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि वो अपने बच्चे को देखेंगे, उसको प्रेशराइज करना बंद कर देंगे, या जब कभी भी वो फेल हो रहा हो तो उसको बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, एक ट्राई और कर, हो जाएगा तो इस बार। जिस दिन पेरेंट्स ये करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोलता हूँ सुसाइड जो हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है अभी। सो आई थिंक सर यहाँ पे एक स्केर्सिटी माइंडसेट हो जाता है पेरेंट्स के दिमाग में भी, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो और कोई भी ऑप्शन नहीं है करियर के, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चे में आ जाता है। बट अगर साथ ही में एजुकेशन सिस्टम उन्हें ये रियलाइज़ करे कि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर दुनिया में, राइट? अगर आप ये डिग्री नहीं कर पाए, मे बी आप इसके लिए कट आउट नहीं हो, मे बी आप दूसरी डिग्री कर लोगे, तीसरी डिग्री कर लोगे। सो इस पर्टिकुलर केस में जब उसका एक एबंडेंस माइंडसेट आ जाता है तो रिजेक्शन उसको इतना हर्ट नहीं करता। और ये मुझे भी ये सिस्टम इतना समझ में नहीं आया कि ये एक क्लास सिस्टम जैसा बना दिया एजुकेशन सिस्टम को, राइट? एक काइंड ऑफ क्लास सिस्टम ही है, राइट? कि मतलब आप लोअर क्लास के हो गए, आप हायर क्लास के हो गए। अब इसका एक बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि ये मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रहा है, राइट, कि आप डिजर्व नहीं करते इसलिए आप ए क्लास में नहीं हो, बी क्लास में नहीं हो। तो ये बहुत ही हार्डकोर कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कि एजुकेशन में आ गया है। हम हमेशा एजुकेशन को थोड़ा सा समाज सेवा की तरह देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी अगर वो कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ सिस्टम आ जाए, बच्चे के सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आप जब स्टूडेंट्स का एडमिशन ले रहे हैं और आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो खुद भी नॉर्मल गाइडेंस से भी पास हो जाएगा। तो आपको तो सबसे पहले आप अच्छे टीचर तभी माने जाओगे जब आपके बैच में एडमिशन हुए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, कौन आगे बढ़ सकता है, कौन नहीं बढ़ सकता है। आप जब उन सबको तैयार कर दो और वो सब पास होते हैं तब आप एक अच्छे टीचर कहलाते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप एक अच्छे टीचर नहीं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सिर्फ। तो मैं सभी टीचर से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो टीचिंग है उसको बिजनेस ना बना करके जिस तरह से सेवा है उस सेवा की तरह रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। Right. और उसी से बच्चों के लिए भी अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी अगर सुसाइड टेंडेंसी आ रही हो आपके अंदर, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ख़त्म कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी, तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये आता है बीमार दिमाग की वजह से। जब शरीर बीमार होता तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख करके देता है। तो सेम जब दिमाग बीमार होता तो आप अकेले क्यों हो? आप जाओ, आप काउंसलर के पास जाओ, उससे काउंसलिंग करवाओ। कई बार तो सर मोर देन 50% प्रॉब्लम
फर्स्ट काउंसलिंग में ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लाइफ में काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे भी पड़ी। मैं भी जब स्टूडेंट था मुझे भी लगता था यार इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काउंसलर के पास में गया था, उनके पास में बैठा और वो काउंसलर सिर्फ मेरी बात सुन रहे थे। बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत गाइडेंस दिया, एडवाइस दी। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास वहाँ पे निकाल दी और जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे लगा कि 50% मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, मैं कुछ कर सकता हूँ। बॉटल्ड अप इमोशंस जो रहते हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अगर उसको भी एक आउटलेट मिल गया तो बहुत बार प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाता है। यस यस, परफेक्टली। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी। तो स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी सिचुएशन में वो जाए, किसी काउंसलर से काउंसलिंग करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। दोस्तों के साथ बैठे, फैमिली मेम्बर्स में जिनके साथ आप बहुत क्लोज है, अपने दिल की बात खोल करके रख सकते हैं, उनके साथ में बैठे। किसी ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली है कि अगर पहले ही दिल खोल लेते यारों के साथ तो बाद में खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा सर। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये जो स्टूडेंट डरते ना, डरने की वजह से ही सुसाइड टेंडेंसी आती है। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट थे सर, मेरे पिताजी कई हॉस्पिटल में वगैरह में यूँ ट्रस्टी थे। एक हॉस्पिटल की विजिट पे गया था मैं, वहाँ पे मैंने देखा कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट पे चिल्ला रही थी। मैंने जाकर के नर्स को बोला, मैडम ये क्या तरीका, आप किसी पेशेंट पे ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? उन नर्स ने बोला कि सर ये पेशेंट अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो मूवी लगती है जाकर के देखता है। ये कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, 3 महीने से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं है इसके पास। हमने इसको बाहर घूमने फिरने से ना बोल रखा है। आज अमिताभ की कोई मूवी लगी थी, मुझे बोला नर्स चल रही हो क्या? मैंने डांट दिया इसको। इसने क्या किया कि अपना वो जो सिरिंज, वो स्लाइंस होते हैं, वो लॉक लगाया वहाँ पे, पाइप निकाल करके वो बोतल में लपेटा और मूवी देखने चले गए। मूवी देख करके वापस आए तो नर्स उन पर चिल्ला रही थी, डांट रही थी। तो हमारी तो आदत होती, हम तो प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर की तो आप जानते हो आदत होती ज्ञान देने की। हमने कहा नर्स को नहीं सही, अंकल को ज्ञान देंगे, उनको तो समझा के जाए। मैंने अंकल को जाके बोला, अंकल आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आपको आपकी चिंता भी नहीं है क्या? बिल्कुल भी। अब हुआ कि उन अंकल के घर वाले वहाँ पे थे ही नहीं, उन्होंने 6 महीने पहले हॉस्पिटल में छोड़ दिया, कोई देखने भी नहीं आता था उनको। तो पूरा हॉस्पिटल ही उनकी देखभाल करता था। तो ट्रस्ट का था, तो खाना दवाई सब मेडिसिन वहाँ पे उनको दी जाती थी। तो मैंने उनको बोला, अंकल आपको समझना चाहिए ये चीज़ गलत है, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, डॉक्टर कब तक रखेंगे, आप तो बड़े हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े इत्मीनान से उन्होंने सर मेरी बात सुनी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा महेश गौड़। बोले बेटा बैठ यहाँ पर, क्या उम्र होगी तेरी? उस वक्त मेरी एज 24 के करीब थी। मैंने कहा जी 24 साल। बोले 24 साल की अपनी ज़िंदगी में वो दिन याद करके बता जो तुझे आज भी याद हो। आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी बातों में कुछ ऐसी बात थी, मैं काउंट करने लग गया वहाँ पर बैठ करके। और काउंट करके मैंने बोला कि 19 डेज अप्रोक्स। बोले हो सकता है 4-5 दिन तुझे बाद में याद है, राउंड फिगर में हम 24 डेज पकड़ते हैं। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ तू तेरी पूरी ज़िंदगी जी करके मरे, 70 साल का होकर के तू जाए, 70 साल तक तू जिए। मैंने कहा थैंक यू। बोले बट एक बात याद रखना, तू अपनी ज़िंदगी में 70 साल जिएगा और 70 दिन यादगार बनाएगा। मेरे पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं, हर दिन मैं यादगार बनाता हूँ। तुम जो 70 साल की ज़िंदगी जियोगे वो तो 90 साल, वो 90 साल के बराबर की ज़िंदगी में 90 दिन में जी करके चला जाऊँगा। तब उन्होंने एक शायरी बोली थी वहाँ पे कि गाए जा मस्ती के तरह ने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम आज के यंग ब्लड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम डर डर करके जीते हो। तुमको फेल होने का डर लगता है, तुमको इस चीज़ का डर लगता है, उस चीज़ का डर लगता है। जिस दिन डर निकाल करके फेंक दोगे ना, तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। मैंने एक दीवार पे एक लाइन पढ़ी थी, एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है ये लाइन, तो मुझे भी लगा था ये ऐसा कैसे एक बुड्ढा था जो बचपन में मर गया। बट जिस दिन उनसे, मैं अंकल से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जब मुझे बात समझाई, उस दिन मेरी बात समझ में आ गई। राइट। तो सर आपके पास 9 डिग्रीज है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब आपने इतना कैसे अपनी डिग्रीज को एक्सपैंड कर दिया? लाइक मतलब क्या रीज़न था, एक के बाद एक आप एक डिग्री लेते गए? ये एक्चुअली सर, मैं एक्चुअली कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। 10th में अगर मेरी मार्कशीट देखेंगे तो उसमें 48% थे मेरे, सिर्फ 48%। बट और उसमें भी मेरे घर पे पार्टी रखी गई थी कि लड़का बोर्ड एग्जाम में बिना फेल हुए एक ही झटके में पास हो गया। ये एक खुशी थी मेरे घर के अंदर। तो उस वक्त मैं अपने चाचा चाची के पास में पला बड़ा, अजमेर में मेरे चाचा चाची रहते हैं वहाँ पे, उन्हीं के पास में रहा। तो वहीं पे मेरी एजुकेशन पूरी अजमेर की हुई थी। तो कहते हैं ना कि बिगड़ने के लिए एक चीज़ बहुत होती है, मेरे पास तो 3 चीज़ें थी।
पापा जो है उनका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस था, गुजरात में बड़ा नाम था। दादाजी पॉलिटिक्स में थे तो पावर भी थी। चाचा जी भी, छोटे वाले चाचा जी पॉलिटिक्स में थे तो वो भी पावर थी। और चाचा चाची जो थे जिनके पास में मैं रहता था, तो उनके लिए मैं ही उनका बेटा था, तो प्यार भी खूब था। और इकोनॉमिक्स का एक रूल है जो मैंने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ में, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने पढ़ाई लिखाई पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। बट 10th के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे ये बोला गया, मेरी मम्मी ने बोला कि ज़िंदगी में याद रखना, आदमी बड़ा वो नहीं होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, आदमी बड़ा वो होता है जो अपने दम पर अपना नाम कमाता है। आज भी अगर पहचान हमारी वजह से तेरी बनी रही तो फिर तेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो एक जो जानवर जो है उसमें और एक इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, जब तक आप खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाते हो। और अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करने की मेरी उस दिन से इच्छा जाग गई कि खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। फिर मैंने 12th टॉप किया अपने वहाँ पर, देन मैंने कॉलेज जो है वो टॉप किया। फिर बाद में मैंने सीए के लिए मुंबई आया। बट सीए में मैं, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ही झटके में सीए बन गया, ऐसा नहीं। मैं 2 बार फेल हुआ सीए के अंदर। फेल होने के बाद मैंने सीए ड्रॉप कर दिया, मुझे कहा नहीं होता मुझसे, टफ लग रहा है। मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी और फिर मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी डिग्रियां मैं लेता जा रहा हूँ, मुझे फिर क्या, वो कहते हैं ना किसी को एक बार सक्सेस का चस्का लग जाता तो उसको लगता है यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और मैं इंस्पायर हुआ था, एक काउंसिल मेंबर है हमारे, जो उनका मैंने विजिटिंग कार्ड देखा था, उनके पास खूब सारी डिग्रियां थी। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे। मैंने कहा यार ये विजिटिंग कार्ड से ज़्यादा इनविटेशन कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड लग रहा है। तो मैंने कहा ऐसा होना चाहिए फिर तो। फिर मेरे को डिग्रियां लेने का शौक चढ़ने लगा। फिर मैंने कहा जब इतना ले ही लिया है तो सीए क्यों छोड़ूं। फिर मैंने वापस सीए में रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। उसके बाद मैंने अपना सीए कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अभी भी मेरे, जैसे अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी दिसंबर में भी मेरे एग्ज़ाम है। उसके बाद आगे जो जून में मेरे एग्ज़ाम्स है, तो मैं फॉरेन की डिग्री की भी अभी जो है उसकी भी पढ़ाई चालू है मेरी। कुछ और डिग्रीज है उनकी भी पढ़ाई चालू है अभी मेरी। ओके, सो सर अभी आप एक टीचर हो, राइट? आप साथ में कंसल्टेंट भी हो और साथ में आप मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह भी लेते हो, राइट? आप जो ये सेमिनार्स वगैरह लेते हो, ये कौन से कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट्स के साथ लेते हो? ये स्टूडेंट्स के लिए होते हैं ज़्यादातर, मेरे सेमिनार्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। स्टूडेंट्स, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब इसी के लिए हेल्प करने के लिए कि नहीं, मेरे जितने भी मतलब सेमिनार, वो एग्जाम्स अपने पास करे? यस सर, ओके, बिल्कुल। तो उसमें मोटिवेशन का भी रोल होता है साथ में? 100% होता है सर। मैंने अपने जितने भी सेमिनार लिए आज तक, मोटिवेशनल सेमिनार, कभी भी एक सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं किया मैंने कभी, ना किसी स्कूल से ना किसी कॉलेज से। क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। जब एक स्टूडेंट्स सक्सेस होता है ना, वो आपको कभी नहीं भूलता है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपको याद रखेगा। तो मैंने इसी चीज़ को, ये था कि भाई अगर मेरे 2 घंटे 3 घंटे के मोटिवेशन से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है, मान लो 1000 लोग बैठे हैं, 2 लोगों की भी ज़िंदगी बदल दी मैंने, तो मेरा ज़िंदगी में आना सक्सेस हो गया। यहाँ पर धरती पर जन्म लेना सक्सेस हो गया, वैसा है। ओके, तो मतलब पढ़ाई और मोटिवेशन हैंड इन हैंड जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मोटिवेशन तो टेम्पररी काइंड ऑफ एक टेम्पररी रश देता है, लॉन्ग टर्म में काम में नहीं आता इतना करके। नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोटिवेशन के बिना, ये मोटिवेशन में यूँ बोल सकता हूँ कि मोटिवेशन के बिना पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। आज का टाइम कॉम्पिटिटिव ज़माना है, आप कंपटीशन देखो ना। और मोटिवेशन की जरूरत किसको नहीं थी? हमारे पुराणों में लिखा हुआ, हनुमान जी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। जब उनको सीता मैया का पता लगाने के लिए जाना था लंका, तो वो तो बैठ गए थे समुद्र को देख करके निराश, क्योंकि वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। तो जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया कि नहीं नहीं, तुमने सूरज को मुंह में ले लिया था, तुम इतनी लंबी छलांग लगा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तब उनके अंदर वो शक्तियां जागृत हुई। तो आजकल हम सब हनुमान जी बने हुए हैं। आज के स्टूडेंट्स हनुमान जी ही बना हुआ है उस तरह से कि भाई उसके अंदर शक्तियां हैं, बट वो सुप्त शक्तियां हैं, रियलाइज ही नहीं करते। बस वो रियलाइज नहीं कर पाता। तो आज के टाइम में उनको रियलाइज करवाने वाला शख्स चाहिए। जिसने रियलाइज करवा लिया और जिसकी रियलाइज हो गई, वो कामयाब हो जाएगा आज के टाइम। एग्जैक्टली सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा। ये हर किसी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, वो रियलाइज़ नहीं करते, राइट? मेरे भी दिमाग में जब ये शिफ्ट आया था, उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई। खैर सर, क्या आपको लगता है यही वो रीज़न है? बिकॉज मैं आपके रिजल्ट्स भी देख रहा था, तो जहाँ पे सीए के एग्जाम्स में आई थिंक 10% पासिंग होता है मुश्किल से, वहीं पे आपका जो रेट है वो 75% प्लस है, लाइक आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका। तो क्या इसी वजह से वो हो रहा है कि इसमें ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स इतने अच्छे रेट से पास हो रहे हैं? सर एक्चुअली
75% प्लस स्टूडेंट का तो एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन हमारा सीए में क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो सीए में आपको ये ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, उसमें 4 पेपर है, तो हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए आपको और अग्रीगेट 200 होने चाहिए, तो आप पास होते हो। अगर मान लो आपके 49 और किसी में 50-55 मार्क्स आ गए, तब तो आप पास हो गए। बट मान लो 49 मार्क्स हैं, चारों पेपर आपको वापस देने पड़ेंगे, चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका अग्रीगेट भी नहीं बना। वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी भी पेपर में 60 प्लस मार्क्स है, वो एग्जाम आपको वापस देने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम एग्जम्पशन बोलते हैं। तो 75% प्लस स्टूडेंट की एग्जम्पशन आई थी मेरे, और उसका रीज़न सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है सर। मोटिवेशन से हम उनके अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आज 10th का बच्चा ले लो, 11th-12th का बच्चा ले लो, सीए का बच्चा ले लो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो कितना इंटेलिजेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने उस पेपर में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब आज का बच्चा क्या करता है कि तैयारी बिल्कुल तैयारी रहेगी। आज आप देखना, कैलकुलेशन देखना आप 10th-12th के बच्चों को, वो क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन दिमाग में कर लेंगे कि ये आंसर आ रहा है, हाँ आंसर आ रहा है, चलो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। मतलब लिखेंगे नहीं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ हवा के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। 4 + 5 9 होना चाहिए, 9 आया आंसर, हाँ आया, चलो डन हो गया। तो वो सब कैलकुलेशन करते हो, तो लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं उनकी। अब लिखने की प्रैक्टिस नहीं, बट पेपर में तो लिखने के मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे ही वो एग्जाम की तैयारी करता है, एग्जाम में फिर बैठता है, अब उसको आंसर तो क्लिक हो रहा दिमाग में, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा इसको लिखूं कैसे, मेथड नहीं आ रहा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, पहले क्या लिखूं बाद में क्या लिखूं, वो वहां पे अटक जाता है। ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे अपन किसी को ड्राइविंग सिखा रहे हैं। अब ड्राइविंग सिखा रहे हैं, सब कुछ सीख लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो अब उसने सब कुछ सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो अब उसको हम बोलेंगे 1 साल तक उसको थेरी सिखाई ड्राइविंग की, फिर एक दिन बोलेंगे अब तू चला, उस दिन वो अपना एक्सीडेंट करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि वो सीट पे बैठ करके उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी आज तक 1 साल में। और उस दिन एग्जाम के वक्त स्ट्रेस अलग आ जाएगा, बस वो चीज़ आता है नहीं आता है करके। तो इसमें क्या, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके रेगुलर बेसिस पर। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने होंगे, क्योंकि आप एक पेपर देकर के आएंगे, अगले दिन आपका दूसरा पेपर है, अब उसका पूरा रिवीजन, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, कहाँ से बच्चा रिवाइज करेगा। बट अगर उसने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो फटाफट पूरा रिवाइज कर सकता है। और एक रिवीजन का मेथड जो है, मैं एक अलग मेथड फॉलो करता हूँ रिवीजन का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को आप कभी भी बोलोगे ना, नाइट में भी बोल दोगे भाई तेरा एग्जाम 1 महीने बाद नहीं कल ही है, वो कल जाकर के पेपर देकर के आ जाएगा और एग्जाम्शन ले आएगा। उसका कारण क्या होता है, मैंने बच्चों को एक टेक्निक दे रखी है, आपको रिवाइज कैसे करना है। आज मैंने मान लो 4 आवर्स की क्लास ली, आज 4 आवर्स पढ़ाया, घर जाकर के सेम डे आपको ये 4 आवर्स पढ़ाई करनी है, तो 4 आवर्स की पढ़ाई को आपको 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि आज ही आपने पढ़ा है। अगले दिन जब मैंने वापस 4 आवर्स की क्लास ली, तो आपको रिवाइज करना है 45 मिनट्स, 30 मिनट्स तो उस दिन का, 15 मिनट्स उससे एक दिन पहले का जो मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट डे जो पढ़ाया था। थर्ड डे जब बच्चा आता है, फिर 4 आवर्स के मेरे लेक्चर होता है, बच्चा 30 मिनट्स थर्ड डे को देगा, 15 मिनट्स सेकंड डे वाले के रिवीजन को देगा, और 10 मिनट्स लगेंगे फर्स्ट डे वाले रिवीजन को। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी 2 बार रिवीजन हो चुका है, तो अब टाइम कम होता जाएगा। धीरे धीरे उसको ऐसा कब तक करना है, 7th या 8th लेक्चर तक। जैसे वो 8th लेक्चर आता है, उसमें वो पहले वाले लेक्चर का रिवीजन करेगा तो उसको 2 मिनट्स ही लगेगा, क्योंकि वो 7 टाइम्स रिवाइज हो चुका है वो। तो इस तरह से जब बच्चा पढ़ेगा ना, तो आप उसको जब भी बोलोगे कि कल आपका एग्जाम है, बच्चा आराम से जाकर के दे देगा, क्योंकि उसका 7 टाइम्स रिवीजन हो चुका है। बट आज के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले हमारा पोर्शन खत्म हो जाए, कोचिंग क्लासेस से पोर्शन खत्म हो गया, स्कूल से पोर्शन खत्म हो गया, अब हम रिवीजन करना शुरू करेंगे, तब तक आप पुराना भूल चुके हो। और अभी हम एक ऐप हमारी एड्यूवेदा, एड्यूवेदा ऐप जो है, उस ऐप में हम क्या कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर भी डाल रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करें। टेस्ट सीरीज हम रखते हैं, उसमें बच्चा सीए की, अभी हमने सीए का शुरू किया, और सीए के अंदर बच्चा क्या करता है, टेस्ट पेपर वहाँ पे मिलेगा, आप फ्री में जाकर के वहाँ पे टेस्ट पेपर डाउनलोड करो और एग्ज़ाम दे दो आप अपना। तो वहाँ पे टेस्ट पेपर डाउनलोड करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हर बच्चा फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो हमने ये सिस्टम भी निकाला ऐसा। उसके अलावा रिवीजन लेक्चर में हम एनिमेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, 3D एनिमेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे विजुअल मेमोरी होती है ना, आप जो देखते हो वो चीज़ बहुत जल्दी दिमाग में बैठती है। और ये चीज़ का एक रीज़न भी ये था कि एक बार मेरे को चीज़ें याद नहीं होती थी, मैं बहुत जल्दी भूल जाता था चीज़ें। तो मुझे एक चीज़ याद आई कि यार मुझे बचपन की कहानियाँ तो याद है,
कछुए खरगोश की कहानी आज भी याद है, मैंने तो आज तक कभी रिवाइज ही नहीं किया उसको, तो वो कैसे याद है? तब समझ में आया ये दिमाग होता है ना, दिमाग ये बेवकूफ़ बनाता है। ये वही चीज़ आप अपने अंदर फीड करेगा जिसमें इसको इंटरेस्ट रहेगा। अरे वाह इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आ रहा है, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। मूवी दिमाग में बैठ जाएगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना दिमाग को ही बेवकूफ़ बना दिया जाए। स्टूडेंट्स के दिमाग के साथ हम कैसे खेलते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स को कहानियाँ अच्छी लगती है, तो मुझे कोई केस अगर प्रेजेंट करना है तो मैं उसके फैक्ट निकालता हूँ पहले कि ऐसा रियल में क्या क्या फैक्ट बने थे, इस प्रोविजन के ऊपर क्या क्या केस स्टडीज बन चुकी है। फिर मैं स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ाता हूँ तो मैं उनको केस स्टडी बताता हूँ, और उनको पता भी नहीं लगता कि वो पढ़ रहे हैं। मैं उनको यूँ बोलता हूँ, आपको मालूम है एक ऐसी सिचुएशन हुई थी एक बार, आप उसकी जगह होता तो आप क्या करते? अब स्टूडेंट सोचते हैं यार हाँ ऐसे में क्या करते। फिर वहाँ पे मैं डिजिटल बोर्ड पे जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है वो यूज़ करता हूँ, जिसमें बाकायदा उस केस का नाम और वो लोग आएंगे, वो आते मैं बोलता हूँ अब जैसे ये मान लो ये आप सब हो, अब आपके ऊपर एक केस आ गया, एक एलिगेशन लग गया, अब इस केस में आप रिप्लाई क्या करोगे? बच्चा बोलता सर क्या करना चाहिए। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, क्यूरियोसिटी कि यार ऐसे में क्या करना चाहिए। फिर मैं उनको बोलता ऐसे में ये करना चाहिए, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे तो कैसा रहेगा? वो बोलता अरे हाँ सर ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल ऐसा करेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपका एक प्रोविज़न याद हो गया आपको, अब वो प्रोविज़न उनके दिमाग में बैठ गया, प्रेजेंटेशन उनके दिमाग बहुत ही रिलेटेबल बन जाता है। तो स्टोरी भी है, रिलेटेबिलिटी भी है, लाइक अपने लाइफ में इसका क्या इम्प्लीकेशन है। बिकॉज यूजुअली जब हम उस चीज़ को देख पाते हैं कि हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं उसकी कहीं पे इम्प्लाई होगा वो, तो फिर आई थिंक वो मेमोरी रिटेंशन सबसे ज़्यादा रहता है, राइट? इट्स लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट इवेंट योर सेल्फ। इसमें एक प्लस पॉइंट मुझे मिलता है सर, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट है मुंबई, उसमें जीएसटी ऑडिट डिपार्टमेंट, उनको मैंने कई बार ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो कई बार कंसल्टेंसी भी देते हैं हम उनको। तो उनके जो केस स्टडीज आती है वो हम रीड करते हैं, वो हमारे को ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पे बच्चों को उन प्रोविजंस को समझाने में, उन प्रोविजन को याद करवाने में कि ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ होती है। अब वो दिमाग में बैठ गई, याद रह गई। पेपर पे केस आता है, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज रख दी कि बच्चा टेस्ट लिखे ताकि उसको प्रेजेंटेशन का तरीका मालूम चले, बच्चा पास होगा ही होगा। सो आपने मतलब जो भी सिस्टम बनाया है, लाइक जो भी आप टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो, मैं उसको काइंड ऑफ साइंटिफिक नज़र से देख रहा हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इससे डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि बच्चे को रिजल्ट्स में कम मार्क्स आए, बिकॉज ये सब साइंटिफिकली काम करते हैं। यहाँ पे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना होता है, जिसके लिए आपको उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना होता है जितना जल्दी आप कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कुछ नई चीज़ सीखी, अगर मैं उसको आज ही 2 बार देख लिया तो वो थोड़ी और पक्की हो गई। कल मैंने 2 बार और देख लिया, या मैंने आने वाले नेक्स्ट 3-4 डेज में 3-4 बार देख लिया, तो मेरे दिमाग में कॉन्क्रीट हो जाएगा वो चीज़, राइट? तो इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांजिशन हो गया, और एक बार वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया तो उसके बाद वो भूलेगा नहीं कभी वो चीज़। तो आई थिंक ये काफ़ी एक फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वरना क्या होता है, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था पास्ट में कि अपन ने 1-2 लेक्चर अपने को समझ में नहीं आया, तो चौथा लेक्चर से हम डिसएंगेज्ड है, राइट? अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे, टीचर तो आगे भागती जा रही है लेकिन बच्चा पीछे तड़प रहा है कि यार ये लेक्चर में क्या, बट आप अगर रिवीजन करा रहे हैं तो फिर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि बच्चा भी साथ में चल रहा है टीचर के, राइट? उसको मौका मिल रहा है। अगर वो 2 दिन पीछे चल रहा है तो कोई बात नहीं, तीसरे चौथे 5वें दिन वापस से रिवीजन होने वाला है सारे कॉन्सेप्ट्स का। सो आई थिंक मल्टीपल लेवल पे सॉल्व करता है। और सर एक बात आपने जो बोली थी स्टोरीज को लेकर, आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, बिकॉज हमारे दिमाग की लैंग्वेज ही स्टोरी होती है। सो दिमाग को एक ही लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ में आती है, और अल्टीमेटली दिमाग वैसे ही समझने की कोशिश करता है, वो है एक स्टोरी के फॉर्मेट में, राइट? तो जो स्टोरीज होते हैं, जैसे अब आपने वो कछुए खरगोश की स्टोरी की बात की, तो ये भी एक प्रॉपर एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज्ड इंफॉर्मेशन है। तो अगर उस तरीके से इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाए तो वो बच्चा कभी भूलेगा नहीं वो चीज़ को। परफेक्ट। तो सर जैसे अभी बच्चा 10th करता है तो उसके बाद उसके पास मल्टीट्यूड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, साइंस, कॉमर्स और डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है कि उसको करियर में आगे क्या करना चाहिए, वो किस बेसिस पे किया जाता है? बिकॉज आपके पास इतने सारे डिग्रीज है तो आपको भी बहुत सारे लुक्रेटिव ऑप्शंस आए होंगे स्टार्टिंग में, तो क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है, क्या इसके पीछे कोई माइंडसेट है सही कि पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए, और बच्चे को चूज़ कैसे करना चाहिए कि कौन सी डिग्री के लिए उसको जाना है, या मे बी उसको कौन सा करियर पैथ चूज़ करना है? सर 10th में
कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें, कुछ समझ में नहीं आता। तो 10th में लेना क्या चाहिए वो समझाने से पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि ऑप्शन क्या क्या है बच्चे के पास में। अगर आप 10th के बाद में आपके पास में एक साइंस का ऑप्शन होता है, आर्ट्स का होता है, कॉमर्स का होता है। हमारे यहाँ पे ये 3 सेगमेंट ज़्यादा पॉपुलर है। अब आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो एक माइंड सेट होता है कि आर्ट्स लेकर के बच्चा क्या करेगा, LLB कर लेगा, बराबर है। आर्ट्स वाला बच्चा क्या करेगा, ये अपने B.Ed कर लेगा, BA MA करके एकेडमिक लेवल पे अपना करियर बना लेगा, बराबर है। या एनिमेशन के कोर्सेज हो गए, और आजकल और भी कई छोटे छोटे अच्छे अच्छे कोर्सेज आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हो गया, वो सब। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक सेगमेंट होता है, माइंड सेट होता है कि पहले तो 10th का CA करना है, सबसे या बड़ी मछली पकड़नी, बस CA करना है, हाँ। या CS करना है, या CMA करना है। बट उसके अलावा आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कई ऑप्शन और हो गए, एक्चुअरी करना हो, BMS हो गया, BMS हो गया, MBA कर सकते MBA हो, हो गया। वो कर सकते हो, इवन MBA LLB कर सकते हो। तो ये सेगमेंट उनके लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स को रहता है कि भाई मुझे CA करना, तो कॉमर्स में आ जाते हैं। तीसरा होता है साइंस में। साइंस में भी 2 होते हैं आपके, एक होता है इंजीनियरिंग सेक्टर, एक होता है आपके मेडिकल सेक्टर। डॉक्टरी। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में BTech हो गया, BE हो गया, बराबर है। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए JEE की इनकी तैयारी होती है। और जिसको डॉक्टर वगैरह बनना है उनके लिए काफ़ी सारे सेगमेंट ओपन रहते हैं, जैसे कि आप MBBS कर लो, BAMS हो गया, BMS कर लो, आयुर्वेदिक में डॉक्टर बन सकते हो, होम्योपैथी में बन सकते हो, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। अब इसके अंदर होता क्या है कि जिस स्टूडेंट ने आर्ट्स या कॉमर्स लिया है, चाहे आर्ट्स लिया हो या कॉमर्स लिया हो, उसको लगता है कि यार नहीं यार, आर्ट्स या कॉमर्स में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे साइंस में जाना चाहिए। अब उसके लिए साइंस में आना टफ रहता है। लेकिन जिसने साइंस लिया है वो आर्ट्स में भी जा सकता है और कॉमर्स में भी जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं उनको लगता है कि यार मेरे सर 70% है या 70+ है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ साइंस ले लो। 11th में आपको पता लग गया साइंस में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको लग रहा है यार क्या है 11th में साइंस में 40% 45% बने, मज़ा नहीं आ रहा, आप स्विच कर सकते हो। आपके पास पूरा ऑप्शन, आप अभी भी कॉमर्स में जा सकते हो, आप आर्ट्स में जा सकते हो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और CS CMA वगैरह कोई भी कोर्स 12th के बाद वाला आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th में या आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो मान लो, और उस वक्त आपको लगता है यार नहीं यार कॉमर्स और आर्ट्स बहुत टफ है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, हमको तो साइंस में मज़ा आ रहा है, अब साइंस में जाना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस केस में। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा अगर 70+ % आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो तो एक बार साइंस ले लो भले उस टाइम पर आप, ताकि आपको 11th में पता लग जाएगा कि आप साइंस, हाँ, तो आपके लिए रास्ते ओपन रहेंगे कि भाई आपको लग रहा है साइंस आपके बस का नहीं हो तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में आ सकते हो। और कोई भी कोर्स छोटा नहीं है आज की तारीख में। आर्ट्स और कॉमर्स वाले अच्छा पैकेज उठा रहे हैं आज की तारीख में, साइंस वाले अच्छा पैकेज उठा रहे हैं, हर फील्ड के अंदर है। सो इट्स मोर लाइक कि आपके अंदर क्या एक्स फैक्टर है बस, और आप कहाँ पे जाके खुद भी खुश रहोगे, तो आप खुश रहोगे तो आप ज़्यादा निखरोगे, क्योंकि आप वहाँ पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, आप वैल्यू जनरेट कर रहे हो वहाँ पे। बिल्कुल सर अभी यहाँ पे जैसे चलो ठीक है पैशन है फॉर एग्जांपल, लेकिन किसी को अगर कॉमर्स में कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे लाइक मैं जब भी CPT के लिए अपियर कर रहा था तो मैंने भी ये चीज़ देखा था कि काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंसेस के बहुत प्रॉब्लम होते थे, बिकॉज वो आते थे दूर दराज एरियाज से और उनके दिल में ये जज्बा है कि भाई CA बनना है करके, तो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, जैसे फॉरेन में कॉन्सेप्ट होता है ना कि अर्न एंड लर्न, लर्न एंड अर्न कहो, अर्न एंड लर्न कहो, कि आप बेसिकली आप पढ़ भी रहे हो बट साथ में आप अपने एजुकेशन को पूरी तरीके से फंड कर रहे हो, और अगर आप पास हो गए तो आपने बेसिकली अपने जेब से पैसा डाला ही नहीं, इनफैक्ट आपके पास डिग्री भी आ गई और आप पैसा भी कमा रहे हो साइड बाय साइड, आप प्लस में चलते हो, माइनस में नहीं चलते। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि जब उनको मालूम रहता है कि यार फाइनेंस लगेगा और अगर मैं फेल हो गया तो मैं कंगाल ना हो जाऊँ, घर पे फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। तो क्या ऐसा मॉडल आपके नॉलेज में भी फिलहाल इंडिया में है सर, ऐसा मॉडल आज भी है। इसमें CA कॉमर्स के अगर मैं बात करूँ खासतौर तो CA CS CMA ये तीनों कोर्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि आपको एक तो इंस्टीट्यूट को फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद कोचिंग क्लासेस की फीस वो आपको पे करनी पड़ती है। और CA की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का खर्चा आता है अगर ऑनलाइन बच्चा कोचिंग कर रहा है। CA इंस्टीट्यूट के भी जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस हो गई है, फिर इनके ट्रेनिंग भी होती है अलग अलग, उनकी फीस हो गई जो इंस्टीट्यूट को देते हैं, तो 1.5 लाख तक का खर्चा कोचिंग वगैरह का आता है। कभी कभी ये खर्चा अगर बहुत बड़ी कोचिंग क्लासेज जैसे कोई होती है जो खूब पैसा लेती है उसमें आप चले गए तो 2 लाख तक भी चला जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, 2 साल की ट्रेनिंग,
उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइफंड दिया जाता है। ओके। वो स्टाइफंड जनरली 5,000 से और एवरेज 5,000 से 7,000 एवरेज पकड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी फॉर्म में 3-4 हज़ार ही देते हैं, बट धीरे धीरे वो बढ़ा दिया जाता है। तो ये जैसे मतलब किसी एक एक्सपीरियंस सीए के अंडर में आप इंटर्नशिप करोगे? यस यस। ओके। तो किसी एक्सपीरियंस ये के अंडर में या इंडस्ट्री के अंदर आप इंटर्नशिप करोगे। इंडस्ट्री में तो 10,000 12,000 तक भी स्टाइफंड दिया जाता है। ओके। अब 2 साल का अगर आपने इंटर्नशिप किया तो तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया आप अर्न कर लेते हो वहाँ पर। तो जो आपका खर्चा ऑलमोस्ट वो आपने रिकवर कर ही लिया वहाँ से, देखा जाए तो। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टार्टिंग में एक बार पेरेंट्स को सीपीटी की फीस हो गई, फाउंडेशन की हो गई, या आपके अभी तो फाउंडेशन है, सीपीटी तो है नहीं, और इंटर की फीस हो गई, वो एक बार पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर के बाद आर्टिकलशिप होती है, वो चीज़ है। उसके अलावा सेम टू सेम प्रोसेस सीएस में और सीएमए में भी है। यहाँ पर बाकी के और भी कई ऐसे कोर्सेज है जो बच्चा करना चाहे तो उसके अंदर वो क्या कर कि अपना टाइम डिवाइड कर ले। भाई इंटर्नशिप उसमें नहीं होती है, या इंटर्नशिप होती है तो उसमें इतना स्टाइफंड नहीं मिलेगा। तो उसमें बच्चा अगर अपना प्रॉपर टाइम डिवाइड कर ले कि भाई मुझे रोज़ का 5 घंटा पढ़ना है, तो पार्ट टाइम जॉब करके भी वो अपना खर्चा निकाल सकता है, अपना खर्चा आराम से निकाल सकता है। हाँ, साइंस सेक्टर में थोड़ा सा कम होता है ऐसा। उसका रीज़न ये है कि साइंस में 6-6, 7-7 घंटे बच्चा कोचिंग में रहता है, 3-4 घंटा स्कूल में रहता है, तो उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता है ये सब करने का। बट कॉमर्स और आर्ट्स में ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, वो है। इवन हमारे को मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एड्यूवेदा जो है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े। अभी हम 10th 11th 12th के कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, और आपको मैं बताऊं कि जैसे मैं अपनी मदर से काफ़ी इमोशनली अटैच हूँ, और मेरी मदर को अभी साल भर हो गया एक्सपायर हुए हुए। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि जब मैं टीचिंग में था तो मैंने एक बार अपनी फ़ीस बढ़ा दी थी। जब मेरे अच्छे खासे जो है लेक्चर बिकने लगे, सेल होने लगे, नाम होने लगा, मैंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी। फ़ीस बढ़ा, क्योंकि मुझे भी ये था कि भाई पैसा कमाना है, वो एक थॉट आ गया था दिमाग के अंदर। फ़ीस बढ़ा दी तो उस वक्त मेरी मदर ने मुझे एक ही चीज़ बोला, पैसा कमाना है तो ज़िंदगी में कुछ भी काम कर लेना, एजुकेशन के नाम पर पैसा मत कमाना, ये एक सेवा है, इसको सेवा ही बना रहने दो। तब से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं आने वाले टाइम में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें कि जिसमें गरीब बच्चा भी अपने बच्चे को साइंस दिलवाना है तो साइंस दिलवाए, JEE की तैयारी करवाए, नीट की तैयारी करवाए, CS CMA बनाना हो वो बनाए, चाहे आर्ट्स का कोई भी कोर्स करवाए, और रीजनेबल रेट पे करवाए, मतलब उनके लिए बर्डन या प्रेशर ना रहना चाहिए। तो उसको लेकर के हमने एक टीम बनाई, एड्यूवेदा। और एड्यूवेदा जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटी टीचिंग विद एनिमेशन, विद डिजिटल बोर्ड प्रेजेंटेशन बराबर, उसके अलावा मेमोरी टेक्निक यूज़ करके पढ़ाना, रेगुलर टेस्ट लेना, बच्चों को मोटिवेट करना, और उसमें भी फीस मार्केट से 10% या 15% चार्ज करना, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा फीस भी नहीं रखना। और कई कोर्सेज तो एकदम फ्री, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह के हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। अभी दिसंबर मंथ में 10th का रिवीजन लेक्चर लाने वाले हैं हम। 10th का रिवीजन लेक्चर टोटली फ्री, जिसके अंदर हम डिजिटल बोर्ड प्रेजेंटेशन वगैरह यूज़ करेंगे, एनिमेशन यूज़ करेंगे, ताकि बच्चे को वो सब चीज़ें यूँ लगे कि जैसे मूवी चल रही है, या वो देखते देखते इंटरेस्ट आएगा, बोरियत महसूस नहीं होगी। उसके साथ साथ पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, 10 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज, 15 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज, तो उसका एक बर्डन कम हो जाता है उस वक्त। और ये कॉन्सेप्ट हम लेकर के आने वाले हैं अभी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर बच्चा 1 महीना सिर्फ जॉब करे, उसके बाद पूरा साल पढ़ाई करे, उसको पूरी फीस वीस सब निकल गई यहाँ पर। और ये बहुत ज़रूरी है अब। या बिकॉज सीए को ट्रेडिशनली ऐसा देखा जाता है कि ये सही में बहुत हार्ड डिग्री है, राइट? बट आपके रिजल्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि इतना हार्ड नहीं है। बिकॉज मैं खुद इसमें अपीयर किया था सीपीटी के लिए, तो मैंने बहुत हॉरर स्टोरी सुने इसके कि यार बहुत हार्ड है, ये है वो है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीए हो गया या सीए के अलावा कोई भी कोर्स है, वो हार्ड नहीं है। होता क्या है कि ये कोर्सेज डेडिकेशन और डिसिप्लिन मांगते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे डिपार्टमेंट को मान लो कि कोई नोटिस इशू करना है, या किसी को उनको लगता है कि कहीं पे जीएसटी की चोरी हुई है, टैक्स इवेजन हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि हमको बोलते हैं कि देखो हमको लग रहा है कि ये प्रोविज़न है, इसके हिसाब से टैक्स चोरी हुई है, बट आप एक और कंफर्म करो ये है क्या, या इसके अलावा कोई और प्रोविज़न में टैक्स की चोरी हुई है क्या, आप हमको गाइड कीजिए एक बार। तो हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे टैक्स इवेजन हुआ है, और 3-4 पॉइंट और है जो डिपार्टमेंट की नज़रों से शायद छूट गए, वो भी हम उनको बताते हैं भाई यहाँ पे टैक्स इवेजन है, आप इन चीज़ों को ऐसे से प्रॉपरली चेक करो, आपको यहाँ पे डेफिनेटली टैक्स इवेजन के सबूत मिल जाएंगे। सबूत मिल जाएंगे, ओके। आप एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को भी आप प्रोवाइड करते हैं लाइक कंसल्टेंसी? तो ये ऐसा नहीं हो गया क्या, मतलब
बिल्ली चूहा दोनों को आप प्रोवाइड कर रहे हो कंसल्टेशन। तो यहाँ पे भी आप कंसल्टेशन मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं कि चोरी कैसे पकड़ना है, बट देन यहाँ पे आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बच कैसे सकते हो। ऐसा नहीं है, एक्चुअली होता है क्या, देखो मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन कई बार आया मेरे सामने। एक बार ये अपने मुंबई का एक फेमस न्यूज़पेपर है, उन्होंने इंटरव्यू लेते वक्त भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आप जो ये दोनों लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं तो आपको कभी यूँ नहीं लगता कि मैंने उनको बताया चोरी कैसे पकड़ो, अब इनको मैं बता रहा हूँ कि खुद को बचाना कैसे चाहिए, प्रेजेंट आपको केस कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। होता है क्या कि जैसे डिपार्टमेंट आया, उन्होंने हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा, मैंने उसका सोल्यूशन उनको दिया। फिर एक क्लाइंट आया, उसने एक क्वेश्चन रखा, मैंने उसका सोल्यूशन उनको दिया। अब जो शख्स हमारे पास में क्लाइंट बन करके आए, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे नॉर्मल कोई क्लाइंट हो, वो जो मेरे पास में आए, जो हमारे पास में आए, उस वक्त हमारा जो एथिक्स हो गया या यूं बोल सकते हैं हमारा जो प्रोफेशन है वो हमको ये बोलता है कि जो आप पे ट्रस्ट करके आया आप उसको सही एडवाइस दो उस टाइम पर। तो उस वक्त हम देखते हैं कि भाई आप किस तरह से, कितने तरह से आप जो इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, आपको बचने का रास्ता क्या हो सकता है, सिचुएशन इन हैंड, हाँ, थिंग्स वी हैव इन हैंड। बिल्कुल बिल्कुल, कि बचने का रास्ता क्या हो सकता है, वो चीज़ें आपको एक बार करनी होगी। तो हमको वहाँ पे बताना पड़ता, गाइड करना पड़ता उनको। सो बेसिकली लाइक कंसल्टेशन केस टू केस बेसिस पर होता है, केस टू केस बेसिस पे, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं आता। नहीं है, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही केस को दोनों जगह पे हाँ, कर रहे हो, दोनों जगह पे रिप्रेजेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो वैसा गलत नहीं, हो जाएगा, वो नहीं होता। राइट। बट इससे आपको एडवांटेज बहुत मिल जाता है क्योंकि आपको दोनों साइड के डीप पर्सपेक्टिव्स पता है। यस यस, राइट। और फिर आप उसी को टीचिंग में भी यूटिलाइज करते हैं कि केस स्टडीज के ये ऐसे केस हुआ था। तो सर आपको फिर स्टोरीज बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा क्योंकि आपको तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स ही मालूम है ये सारी चीज़ों को लेकर। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसका 50% यूज होता है मेरी प्रैक्टिस में या मुझे इनको गाइड करने में, कंसल्टेंसी देने में, और जो इनको मैं कंसल्टेंसी देता हूँ वो 50% यूज होती है मेरी टीचिंग के अंदर। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। आज जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना सर, जो हम 200 आवर्स के लेक्चर देख करके जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं वो आपका 25 आवर्स का रिवीजन देख करके समझ में आ जाता है हमारे को कॉन्सेप्ट। रीज़न क्या कि मुझे ये पता कि प्रैक्टिकली क्या होता है। एग्जैक्टली। सो एजुकेशन सिस्टम में ना मतलब ये एक लूप होल रहा है जो अक्सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है जो बिजनेस सिखा रहे हैं लेकिन वो खुद कभी बहुत बार होता है कि बिजनेस उन्होंने किया नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस सिखा रहे होते हैं, तो अब उनके घंटों के लेक्चर्स का वैल्यू उतना नहीं होता जितना कोई एक एंटरप्रेन्योर आएगा और वो 1 घंटा सिखाएगा प्रैक्टिकल कि मतलब ग्राउंड लेवल पे क्या होता है चीज़ें। तो आई थिंक यहाँ पर वो एडवांटेज आपको मिल जाता है एज ए टीचर। बिल्कुल। तो सर आपको मेमोरी मैन करके भी एक टाइटल दिया गया, मेमोरी मैन, तो ये टाइटल आखिर क्यों दिया गया सबसे पहले? तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरी मेमोरी सबसे कमज़ोर होती थी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। अब मैं याद करने के लिए क्या करता था, अलग अलग ट्रिक्स निकालता था। उस वक्त गुजरात के एक पर्सन थे धर्मेश पिठवा, उनका एक मेमोरी सेमिनार था जोधपुर में, वो सेशन मैंने अटेंड किया, वहाँ पर उनसे मेरी दोस्ती हुई, उन्होंने मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई। तो मुझे लगा कि ये ट्रिक्स जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि भाई जैसे आप किसी चीज़ को कहानियों के तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। बट अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, हमारे यहाँ पर सीए के अंदर इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, कितनी कहानियाँ हम बना लेंगे, फिर कहानियों को याद करने की एक और कहानी बनाओ, राइट, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसी मेमोरी टेक्निक में रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करते 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 एक लैंग्वेज बना ली मैंने। वो लैंग्वेज जो होती है, जैसे होती है आपने देखा होगा ये न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी शॉर्ट लैंग्वेज होती है कि वो शॉर्ट में लिखते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हो फटाफट लिखते जाते हैं, उनके कुछ सिंबल होते हैं। तो वैसे मैंने एक लैंग्वेज बना ली। वो लैंग्वेज बनाने के बाद में फिर मैंने उस लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया, खुद के लिए पहले यूज़ किया, रिजल्ट आने लगा, डिग्री पे डिग्री मिलने लगी, हर कोर्स इजी लगने लगा। फिर वो लैंग्वेज मैंने यूज़ करने लग गया, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी पढ़ाते वक्त उनको पढ़ाने के लिए उसको यूज़ करने लगा। फिर एक बार ये था कि भाई किसी ने बोला कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे की खुद की मेमोरी शार्प है, इसके लिए याद हो जाता है। तब मैंने 10th के एक बच्चे को लिया, 4 दिन उनको मैंने वो टेक्निक सिखा करके एक बुक याद करवाई। उस वक्त वो बुक MICS के नाम से जाने जाती थी, जिसको CA फाइनल में इसका बोलते हैं, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है हमारे CA के अंदर। उसको वो विद पेज नंबर याद करवाया। आपको बच्चे को पेज नंबर बोलना, वो बोलेगा उस पेज नंबर पे क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं। और रिसेंटली अभी एक ऑडिटोरियम है घाटकोपर में,
मुझे नाम भूल रहा हूँ, शायद जवेरी या समथिंग ऐसा कुछ नाम है, जवरी बेन या जवेरी बेन, ऐसा कोई ऑडिटोरियम है स्टेशन से ईस्ट में, स्टेशन के पास में। उसमें एक सेमिनार था, तो वहाँ पे सेमिनार को प्रेजेंट करना था। तो मुझे बोला कि भाई आपको मेमोरी टेक्निक के बारे में बताना पड़ेगा कि आप कैसे याद करवाते हो और क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई उसको याद करे। तो मैंने उनको यूँ बोला, मेरा ऑफिस स्टाफ है, किसी भी एक स्टाफ को पकड़ लो आप कल, और एक बुक ला करके दे दो, कल आप उस बुक का पेज नंबर बोलना वहाँ पर। तो हमारे स्टाफ में एक मैडम थी जो टाइपिस्ट थी, उनको उन्होंने बोला कि चलो ये, वो एक चैलेंज था, उन्होंने बुक ला करके भी उन्होंने दी। मैडम को मैंने टेक्निक सिखाई उस दिन, और मैंने कहा रात को आपको इसी टेक्निक से ये बुक पढ़नी है। अगले दिन मैम ने बोला कि भाई इस पूरी बुक के मैंने 50 के करीब पेजेस पढ़े हैं। अब आप उस सिर्फ बच्चों के बीच में वो बुक थी, स्टूडेंट्स पेज नंबर बोलते तो मैडम बोलती तो उस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज़। तब लोगों ने मेमोरी मैन कहना शुरू कर दिया कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ टेक्निक्स मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके काम आएगी। अगर मान लो आपको कोई फॉर्मूला याद करना है और आपको लगता है कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करने का, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप उस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड से 2 टाइम्स लिखना, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से 2 टाइम्स लिखना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब आप इसमें बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा तरीका हुआ, हम राइट हैंड से 10 बार लिखे तो याद नहीं होता है, लेफ्ट हैंड से 2 टाइम्स लिखने में कैसे याद हो जाएगा। तो एक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। बचपन से हमारे कान को, और जैसे मैं राइटी हूँ तो बचपन से मेरे कान को और राइट हैंड को लिखने का और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मेरे कान सुनते थे, मेरा ये दिमाग हाथ को इंस्ट्रक्शन देता था, ये हाथ लिखता जाता था। अब इनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर मैं किसी ख्यालों में खोया हुआ हूँ और कोई भी पर्सन या कोई टीचर डिक्टेट कर रहा है कुछ, तभी मैं सही लिखूंगा गलत नहीं, सही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है रेगुलर प्रैक्टिस करते करते। बट अगर वही चीज़ मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा ना, नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन मेरे कानों के साथ में नहीं है। अब यहां पर लिखने के लिए मुझे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में उस चीज को लिखना पड़ेगा, और प्रॉपर फोकस के साथ में जो चीज लिखी जाती है वो चीज याद हो जाती है। में लाइक मतलब कोई ब्रेन पावर ये सब का खेल नहीं है, राइट? कुछ नहीं, इट्स लाइक कि वो एक टेक्निक है और जितना आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप लाइक इट्स लाइक अ मसल, लाइक वो Yes. और स्ट्रांग होते जाएगा वो टेक्निक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी देखना सर, मेमोरी जो है ना किसी भी स्टूडेंट्स की कमज़ोर नहीं होती है। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम पेपर लिख रहे हो, कोई स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो, तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब पेपर लिखते हैं तो कई बार आपको आंसर क्लिक नहीं होता। आप बोलते हो यार कुछ तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। और फिर जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो आंसर क्लिक हो जाता, अरे यार ये तो मुझे आता था। अब सोचो अगर मेमोरी कमज़ोर होती तो वो बाद में भी क्लिक नहीं होता। तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है क्लिक होने की। याद नहीं आया, उस पर्टिकुलर टाइम पर याद नहीं आया वो चीज़, और वो क्यों हुआ उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है, जब आप गुस्से में हो, टेंशन में हो या घबराहट में हो, तब कभी कोई डिसीजन नहीं लेने का। उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं ना वो सिकुड़ करके छोटी हो जाती है उस टाइम पर, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप प्रॉपर कोई सोच समझ करके कोई डिसीजन नहीं लोगे, राइट? जो भी लोगे, मतलब आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो हावी हो जाता है, वो हावी हो जाता है लॉजिकल ब्रेन पे। तो आपका जब इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है तो आप लॉजिकल डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आगे वाला घबरा रहा है, पीछे वाला घबरा रहा है, दाएं बाले वाले घबरा रहे हैं, और ये भी होता है कि हम हमारे जो बॉक्स लेकर के जाते हैं, पेन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, उसमें सब भगवान को हम प्रणाम करते हैं, भगवान आज का पेपर कैसे भी करके बचा ले, हम खुद घबरा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन होती है। जब ये सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा इमोशनल ब्रेन जो होता है वो हावी होना शुरू कर देता है। अब हम जो पढ़ करके गए तो हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है वो काम करना धीरे धीरे कम करने लग जाता है, और हम सोच भी नहीं पाते उस चीज़ को। ऊपर से कुछ लोगों ने नींद कम ली होती है तो वो सब टेंशन में, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एम्पलीफाई करती है। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देता हूँ, ऐसे में क्या करने का, एनवायरनमेंट बदल दो। अब ऑब्वियसली एनवायरनमेंट बदलने के लिए आप जो एग्जामिनर उसको ये तो बोल नहीं सकते थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ कि मैं आधा 1 घंटा घूमना चाहता हूँ ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाए। तो उसमें आपको क्या करने का, आंख बंद करने का, लंबी लंबी गहरी सांसें लेने का, 6-7 सांस लेने का, धीरे धीरे छोड़ने का। उससे क्या होता है कि आपका घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा पॉइंट कि आप आंख बंद करके वो जगह याद करो जहाँ पे आपने वो आंसर याद किया था जो क्लिक नहीं हो रहा अभी आपको, बड़ा पढ़ करके गए। आंख बंद करोगे तो दिमाग के अंदर एनवायरनमेंट चेंज करो आप।
वो एनवायरनमेंट पे चले जाओ जहाँ पे आपने वो चीज़ पढ़ी थी, सामने टेबल थी, पानी का ग्लास था, घड़ी रखी हुई थी, वो सब चीज़ें याद करो। फिर आपने बुक खोली थी, आपने लेफ्ट पेज पे कुछ पढ़ा, मेरी गारंटी उस वक्त अगर पेज नंबर भी आपने देखा होगा ना, वो भी क्लिक हो जाएगा उस टाइम पर आपको, वो भी क्लिक हो जाएगा और आप लिख दोगे उसको। ये एक सबसे सटीक और सक्सेसफुल तरीका है, बट ये तब होगा जब पढ़ करके गए हो। राइट। और कुछ लोग इसमें सर ऐसा भी कहते हैं कि लाइक अगर आपने एक स्पेशल टाइप का फ्रेग्रेंस भी सूंघा रहेगा वो टाइम पे, मतलब एक स्पेशल टाइम का आपका जो पढ़ाई का समय है, तो आप एक कुछ अलग टाइप का फ्रेग्रेंस भी रखो। तो जब आप वो फ्रेग्रेंस को भी याद करने की कोशिश करते हो, तो आपके ब्रेन में क्या है कि वो सारे के सारे जो न्यूरॉन्स है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो एक न्यूरॉन ट्रिगर होता है तो पूरा पैथवे खुल जाता है। यस यस राइट। तो उसी में वही आप अपना मेंटल दिमाग बदलो, वही वाला लॉजिक आ गया वहाँ पे। जो भी आपने देखा, जो भी आपने महसूस किया, जो भी आपने सूंघा, वो सब याद करो तो पूरा फ्लो आने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैं अगर 10th के स्टूडेंट्स और 11th 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एड्यूवेदर जो हमारी ऐप है ना, 10th में आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर लेकर के आ रही है। सॉरी, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन लेक्चर दिसंबर में रिवीजन लेक्चर अपलोड होंगे, और 11th 12th कॉमर्स के लिए जनवरी और फरवरी में रिवीजन लेक्चर अपलोड होंगे। वो आप ज़रूर देखें, सारे लेक्चर फ्री है और आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें आपको पता लगेगा चीज़ें कैसे याद होती है, शॉर्ट टेक्निक्स क्या होती है, जिससे आपको 100% चीज़ें दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा आपके। बिल्कुल सर रिवीजन को लेकर भी अक्सर बच्चों का बहुत ये वो रहता है, मतलब एक कह सकते हैं कि उनको काफ़ी एंग्जाइटी रहती है, या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कह सकते हैं रिवीजन को लेकर, कि रिवीजन करते 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 गुनगुनाते पता नहीं या तो कोई सो गया या तो कोई खो गया। राइट। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सर होता है सर, कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, करते करते ख्यालों में खो जाते हैं, और जब ख्यालों से वापस आते हैं तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है। राइट। अब जैसे आपको आज आपने टारगेट रखा कि भाई 3 घंटे में मुझे ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं। आप 15-20 मिनट आपने पढ़ाई शुरू की, फिर धीरे धीरे आप एकदम से ख्यालों में खो गए। वापस जब आए तो मालूम था 30 मिनट्स तो जा चुके हैं, तब तक वो टाइम तो वापस नहीं आ और सकता। आप ख्यालों में एग्जाम पास कर चुके हो। हाँ। तो ऐसे में मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देता हूँ, 2 चीज़ें याद रखना। एक थोड़ा सा इमोशनल तरीका है और एक थोड़ा लॉजिकल तरीका है। पहले लॉजिकल तरीके की बात करते हैं। आप अलार्म सेट करके रखो एवरी 20 मिनट्स का, 15 to 20 मिनट्स का अलार्म सेट करके रखो। जब आप पढ़ना शुरू करोगे 10 मिनट तक तो आप आराम से पढ़ लोगे, फिर सडनली आप ख्यालों में खोने लगते हो, तो वो अलार्म बजेगा ना जैसे 20 मिनट्स के बाद, आपको अपने आप रियलाइज होगा अरे यार मैं तो ख्यालों में था। वो अलार्म आपको ये ऐसा दिलाएगा भाई ख्यालों से बाहर निकल। उस वक्त आप बाहर निकलोगे ख्यालों से, फिर वापस पढ़ना शुरू करोगे कॉन्स्टेंटली। और आई थिंक इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि लाइक कुछ 7-8 मिनट के बाद दिमाग थोड़ा वॉन्डर करने लग जाता है। मतलब एक दिमाग एट अ स्ट्रेच 7-8 मिनट तक ही फोकस कर सकता है, फिर वो थोड़ा वॉन्डरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप फिर उस चीज़ पे जैसे भटकोगे तो 4-5 मिनट के अंदर ही आप वापस उस ट्रैक पे आ जाओगे। जैसे वो अलार्म बजेगा ट्रैक पे आ गए तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये आपको ज़्यादा नहीं करना है, ये आपको करना है सिर्फ 7-8 डेज तक। 7-8 दिन में फिर आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है। फिर आपका डाइवर्जन नहीं होगा, आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स वगैरह आएंगे नहीं। आप जब बैठ गए तो फिर लंबी लंबी सिटिंग में आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। एक सर एक और है, जब हमने जन्म लिया था ना गौरव सर, अक्सर मैं ये स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब हमने जन्म लिया था ना तो हमारा एक नाम रखा गया था, वो नाम हमारी माँ ने रखा था। एक सरनेम मिला था हमारे को, वो सरनेम हमको हमारे पिता ने दिया था। इस पूरे नाम में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, इस नाम से पहले लगने वाला प्रीफिक्स, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, वो आपकी पहचान बनेगा। उस प्रीफिक्स के लिए मेहनत करनी है। जिस दिन ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी ना, दिल खोल करके मेहनत करोगे। और याद रखना, डर करके एग्जाम पास नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा है एक 2 साल का बच्चा, और जितने भी ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे किसी भी एज के हो, आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठाना, शायद आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। आपके घर में अगर 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का अगर बच्चा है जो किसी खिलौने से खेल रहा, तो आप उससे खिलौना लेकर के दूर रख देना। आप ऑब्जर्व करोगे वो घुटनों के बल या रेंगते रेंगते वहाँ तक पहुँच जाता है। खिलौने को थोड़ा और दूर कर देना, वो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। खिलौना उठा करके एक टेबल पर रख देना, वो टेबल पे चढ़ नहीं सकता बट वो रोएगा, जिद करेगा, जब तक खिलौना उसको नहीं दोगे। जैसे ही वो खिलौना आप उसको दोगे वो शांत हो जाएगा।
अगर यहाँ पर बैठे हो आप ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, जहाँ पे भी लैपटॉप में देख रहे हो, सडनली ऊपर से एक छिपकली गिरती है, आप लैपटॉप मोबाइल छोड़ करके उठ जाओगे एकदम से डर करके। एक सांप आएगा, डर करके आप निकल जाओगे। बट वही छिपकली अगर उस 1.5 साल के 2 साल के बच्चे के सामने गिर गई, बच्चा उसको फट से पकड़ लेगा। सांप आएगा, सांप को पकड़ लेगा। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं कि डर क्या होता है। उसने डर नाम की चिड़िया कभी देखी ही नहीं। और ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं ना, ये कहानी है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों की। जब आप 2 साल के थे ना, ये एटीट्यूड आप में था। आप किसी से नहीं डरते थे, चाहे छिपकली हो चाहे सांप, आप फट से पकड़ लेते थे। आपको पता है कि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे वहां तक जाना होगा, और आप वहां तक जाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे आपकी उम्र बड़ी होने लगी। आप 5 साल के हुए, आप टीचर की मार से डरने लगे, पापा की फटकार से डरने लगे। 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो लाइफ में आगे कोई गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसका डर सताने लगा। 10th क्लियर कर लिया तो 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं बने तो कोई प्रोफेशनल डिग्री हमको नहीं मिल पाएगी, उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उसका डर सताने लगा। प्रोफेशनल डिग्री मिल गई तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका डर सताने लगा। नौकरी मिल गई, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, उसका डर सताने लगा। शादी हो गई, परिवार की जिम्मेदारियों का डर सताने लगा। धीरे धीरे उम्र बड़ी होने लगी, आपके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, आपने उनकी शादियां कर दी। और फिर एक दिन आपको एहसास हुआ अब जिंदगी में कुछ करना चाहिए। बट तब तक आपकी एज 65-70 हो चुकी थी और आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बट एक सवाल छोड़ करके गए कि मरे कब थे? 70 साल की उम्र में मरे थे, या जब 5 साल के थे और दिल में पहली बार डर ने जगह बनाई थी तभी मर गए थे? तो हम मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन पहली बार इस दिल में डर ने जगह बनाई थी। इसलिए कहा गया था कि एक बुढ़ा था जो बचपन में मर गया। तो अपने अंदर उस बच्चे को जिंदा करो। जिंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। कई बार मैंने सुना गौरव सर लोग बोलते हैं ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट आप सबको मैं बोलना चाहता हूं कि बड़े से बड़ा काम सिर्फ बच्चा कर सकता है, क्योंकि बड़े लोगों को मैंने हमेशा डरते हुए देखा है। और बच्चा होता है जो जिद्दी होता है और अपनी जिद तब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक शांत नहीं बैठता है। वो जिद्दी बच्चा अपने अंदर जिंदा कर। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी फॉलो करें, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, वो ये है कि आईने के सामने खड़े होने का और खुद को एक सैल्यूट मारने का, जोर से एक सैल्यूट मारने का, और मेहनत करना शुरू कर देने का। क्योंकि आपके रिलेटिव ने, आपके दोस्त ने बोला कि तुम रैंक निकाल सकते हो। नहीं सर, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव ने तुम बोला पागल हो गया तू जो रैंक निकालने की बात कर रहा है, पागल हो गया तू जो टॉप करने की बात कर रहा है। सर उन्होंने तो ये बोला, आई अग्री, बट उनकी इस बातों का मीनिंग तुम नहीं समझ पाए। मीनिंग क्या मैं बताता हूँ। आज से कई साल पहले एक प्रोफेसर जूरिक में जॉब के लिए गया था। प्रोफेसर को धक्के दे करके निकाल दिया गया कि ये प्रोफेसर पागल है, और वो प्रोफेसर पागल थे, वो आइंस्टाइन बन गए। एक बच्चा था, 3 महीने स्कूल गया, उसके डायरी में एक नोट लिखा हुआ आता है कि भाई आपका बच्चा पागल है, हमारे स्कूल के लायक नहीं, इसको निकाल लो। वो बच्चा पागल था, वो थॉमस एडिसन बन गया। एक आदमी ने पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़ी, घर वालों ने बोला पागल हो गया ये जो नौकरी छोड़ करके आ गया। वो पागल था, उसने रिलायंस जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया, धीरूभाई अंबानी। और आज आपको बोला गया है पागल हो गया तू जो रैंक निकालेगा, पागल हो गया तू जो टॉप करेगा। इसका मतलब इतिहास फिर बदलने वाला है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में समझदार लोगों को सिर्फ इतिहास पढ़ते हुए देखा है और पागल लोगों को इतिहास बनाते हुए देखा है। और जब आपको पागल बोल ही दिया है, इसका मतलब आप हिस्ट्री मेकर हैं, आप इतिहास बनाने वाले हैं। तो इतिहास बनाने वाले हीरो को एक सैल्यूट तो बनता है, तो एक सैल्यूट मारने का खुद को और वापस से मेहनत शुरू कर देने का। फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। सर बात बिल्कुल सही बोली आपने। मतलब जो पागल लोग होते हैं जिनमें एक बगावत का माइंडसेट होता है, और हर एक इंसान को वो माइंडसेट को अनलॉक करना आना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि डर के वजह से वो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट हमारा रिवर्स गियर में चल रहा होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हम बगावत करेंगे तो लोग हमें आइसोलेट कर देंगे, सोशल आइसोलेशन, सोशल रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, कि अगर हम 4 लोग के सामने फेल हो जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो वो फियर कहीं ना कहीं वो बगावत और वो चैलेंज वाले माइंडसेट को ना हाईजैक कर लेता है, राइट। बच्चों में ये अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि हम सारे, मतलब हम इस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर लाइफ में एक चैलेंज आता है या एक कोई प्रॉब्लम है या कोई एक गोल है जो उसको अचीव करना है, तो उसको आप 2 नज़रिए से देख सकते हो। एक चैलेंज वाला माइंडसेट हो गया, और दूसरा हो गया कि आप उसको डर से देख सकते हो कि अगर मैं गोल नहीं अचीव कर पाया तो
और चैलेंज वाला माइंडसेट ऐसा हो गया कि कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं देखता हूं कैसे नहीं कर पाऊंगा। बट ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, यस, राइट? अगर आप उसको डर से देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आप उसको चैलेंज से देखोगे तो आप कर पाओगे। तो आपको अगर उसको चैलेंज से देखना है तो आपको डर पे अपना कंट्रोल सबसे पहले पाना पड़ेगा। और आई थिंक ये एक रिहास का एक वो है कि आप जितना अपने आप को आईने में देखोगे और जितने अपने आप को वो सही पहचान दोगे, क्योंकि एक कोट है सर यहाँ पे कि वेदर यू थिंक यू कैन डू इट और नॉट, ईदर वे यू आर राइट। बिल्कुल अगर आप सही। सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता देन ऑल्सो यू आर राइट, यू आर राइट ईदर वे। तो आपको धीरे धीरे करके अपने पहचान को बदलना है। आपको लूजर फियरफुल माइंडसेट से आपको एक विनर माइंडसेट में तब्दील होना है। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप। परफेक्ट। वो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब तक आपके आइडेंटिटी लेवल पर चेंज नहीं आया है, उससे पहले आप कितना भी मेहनत करेंगे, आप में वो मोटिवेशन लास्ट नहीं करेगा। 100% सर, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एक क्या होता है कि आजकल थोड़े से चैलेंजेस जब आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, अरे यार थोड़ा सा रिजेक्शन या फेलियर आ गया, अरे यार। तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी एक ईसीजी देखा होगा। ईसीजी में एक लाइन यूं यूं चलती है, मतलब उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। तो उसका मीनिंग क्या होता है? आदमी जिंदा है। जब वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो आदमी मर गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो कि आप में उतार चढ़ाव ना हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी में और एक मुर्दे की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मज़ा तभी है लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहने का, और उसमें हर बार जीत करके उभर करके आने का। उसी को दुनिया याद रखती है, जीत कर या सीख कर, सीख कर। क्योंकि जो सीखा वो आगे जीतेगा। 100% जीतेगा सर। जीतने और हारने में डिफरेंस क्या है? सिर्फ गलतियों का अंतर। आज अगर हम हार गए, आज अगर हम फेल हो गए, सिर्फ गलतियां सुधारनी है हमारे को, अगली बार के विनर हम ही हैं, ये मान करके चलिए। वैसे एटीट्यूड होना चाहिए। एक बाज जो होता है ना, बाज, उसकी एक बड़ी प्यारी सी शायरी है। बाज एक एटीट्यूड वाला पक्षी होता है, उसमें बहुत एटीट्यूड होता है। वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। उसको जब बोलते सारे पक्षी भाई घोंसला बना दे, बारिश होने वाली होती, बोले तब का तब देखा जाएगा। बारिश जब होती है वो बादलों से ऊपर उड़ जाता है, बादलों को चैलेंज करते हुए लोग क्या बिगाड़ लिया। तो अक्सर कई लोग बोलते हैं कि इसमें क्या हुआ, बादलों के पास वो शक्ति है, वो कर सकते हैं, वो उड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब जो बाज होता है, ईगल होता है, उसके पंख भारी होने लग जाते हैं, उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, उसकी चोंच मुड़ने लगती है, उड़ने में उसको दिक्कत आती है, बट वो अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता है। वो क्या करता है, पहाड़ की एक लंबी चोटी पे जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने पंखों को नोच नोच करके अलग कर देता है, उसके नए पंख आते हैं। फिर वो अपने नाखूनों को पत्थर पे पटक पटक करके तोड़ देता है, नए नाखून आते हैं। और अपनी चोंच को पत्थर पे मार करके तोड़ देता है, नई चोंच आती है। और इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद वो पहले जैसी उड़ान वापस से भरना शुरू करता है। तो तकलीफें उसकी ज़िंदगी में भी आई थी। उसने हथियार नहीं डाले थे, उसने किस्मत को दोष नहीं दिया था, उसने उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था, और आज फिर लंबी उड़ान भरने लगा। अब आपको जैसे कई लोग होते हैं जो ताने मारेंगे, सुनाएंगे, अरे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए था, ये तुमसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मैं आपको बात बोलूँगा कि बाज है ना, उससे कोई पक्षी पंगा नहीं लेता। बट कौवा जो होता है ना, वो क्या करता है, बाज के यहाँ पे ऊपर बैठ जाता है और उसको चोंच मारता है। तो बाज उस पर ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी उड़ान पे फोकस रहता है। वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी आने लगती है, कौवे का दम घुटने लगता है, वो नीचे गिरता है और मर जाता है। वैसे ही बाज बन जाओ, बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप अपनी उड़ान पे फोकस करो, वो अपने आप साइड में हटते जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाज के ऊपर एक शायरी है जो आप लोगों के लिए है, जो मैं सुनाना चाहूँगा यहाँ पर, कि बुलबुल के पीछे कभी बाज नहीं होते। बाज जो बुलबुल होती है ना, वो एक खूबसूरत पक्षी होता है, सब पक्षी उसके दीवाने होते हैं, बाज नहीं होता है। कि बुलबुल के पीछे कभी बाज नहीं होते, बिन लड़े घुटने टेक दे वो कभी जांबाज नहीं होते। बुलबुल के पीछे कभी बाज नहीं होते, बिन लड़े घुटने टेक दे वो कभी जांबाज नहीं होते। दुनिया में आए हो तो सर उठा करके जीना दोस्तों, क्योंकि झुके हुए सरों पर कभी ताज नहीं होते। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप, कि अगर आप चाहते हो दुनिया में आगे बढ़ना, राजा बनना, तो वो एटीट्यूड रखो, ना कि फेलियर वाला, कायर वाला। वो एटीट्यूड नहीं रखना हमारे को। टॉप क्लास का एटीट्यूड रखना कि हार तो हम कभी नहीं मान सकते, तो ही मंजिल मिलेगी। बात सही है सर, 100%। एटीट्यूड कहो, माइंडसेट कहो, मेन चीज़ डिस्टिंक्शन वही है। यस। आपके जो बहुत सारे इंसाइट्स थे, आपके जो एक्सपीरियंसेस थे, आपका नॉलेज था, तो उससे बहुत कुछ आई एम श्योर सीखने मिला हमारे ऑडियंस को। सो डेफिनेटली आगे वापस से मुलाकात होगी।
आगे और आप थोड़े से मोटिवेशनल डोजेस नेक्स्ट टाइम देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. पक्का पक्का सर, थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक यू सो मच.